नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक का 7वां पाठ देखने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 2। इस पाठ के अंतर्गत आज का जो शीर्षक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। इस पाठ का ये दूसरा शीर्षक है और ये भी अपने आप में काफी लंबा है, इसीलिए इस शीर्षक को ही मैंने 2 भागों में बांटा है। आज हम इस शीर्षक का आधा भाग पढ़ेंगे जो कि होगा भाग 1। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पाठ। अब जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले शीर्षक में पढ़ा था कि गांधी जी का आगमन हो चुका था, आज़ादी पाने के लिए लोगों को किस तरह से कार्य करना है इसकी भी पूरी जानकारी वो लोगों तक पहुंचा रहे थे। अब यहाँ पर गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उन्होंने गांधी जी को अपना नेता चुन लिया था और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किस तरह से कार्य कर रही थी वो हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले है गांधी जी का कांग्रेस में प्रवेश। गांधी जी ने कांग्रेस में एक सक्रिय नेता के रूप में प्रवेश ले लिया था। कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने के बाद उन्होंने क्या क्या बदलाव किए, किस तरह से उन्होंने नीतियों में बदलाव किया और अपने हिसाब से उन्होंने कार्य करना शुरू किया। प्रवेश के साथ ही संविधान में परिवर्तन। किसी भी पार्टी को, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नीति नियम होते हैं, तो इसी तरह से कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए भी जो नीति और नियम बनाए गए थे उनमें गांधी जी ने परिवर्तन किया। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रवेश के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संविधान में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया। संविधान को लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस पार्टी की जो नेता थे वही पूरी तरह सक्रिय थे। कभी भी वो आम लोगों को इसमें शामिल नहीं करते थे, ना तो उनके विचार जानते थे, ना तो उनकी राय लेते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही गांधी जी का प्रवेश इस पार्टी में हुआ, उन्होंने इसे लोकतांत्रिक बनाना शुरू कर। लोगों की भी इसमें सहभागिता होनी चाहिए, लोगों का भी इसमें योगदान होना चाहिए, उनके विचारों को जानना भी बहुत जरूरी है। ये सोच करके उन्होंने इसे लोकतांत्रिक बनाया और लोक संगठन, लोगों का संगठन भी इसमें होना चाहिए। अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, इस तरह के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये सोच करके उन्होंने इस पार्टी को अब लोकतांत्रिक और लोक संगठन बना दिया। पार्टी में किसानों को स्थान दिया गया। ऐसे किसान जो कि गांव में काम करते थे, वहां की क्या मजबूरियां थी, वहां की क्या परिस्थितियां थी, इसे जानने के लिए किसानों को भी पार्टी में स्थान दिया गया ताकि उसी तरह से अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन चलाए जा सके या योजना बनाई जा सके। विशाल किसान संगठन सामने आया। देखते ही देखते किसानों का भरोसा जो था इस पार्टी में बढ़ने लगा, गांधी जी पर बढ़ने लगा और एक संगठित रूप से किसान जो है वहां पर आ गए। ज्यादातर मध्य वर्ग के लोग शामिल थे। अब यहाँ पर ये सारी जो काम हो रहे थे उसमें ये देखा गया था कि बहुत ज्यादा जो भाग ले रहे थे वो था मध्य वर्ग। भारत का मध्य वर्ग गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने के लिए बिल्कुल तत्पर था, बिल्कुल तैयार था। आगे है औद्योगिक मजदूर भी सक्रिय हुए। औद्योगिक मतलब जो कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर थे। ब्रिटिश शासकों द्वारा बड़े बड़े कारखाने यहाँ पर लगाए गए थे और वहाँ पर मजदूरों से काम लिया जाता था। तो यहाँ पर मजदूरों का भी आह्वान किया गया, उन्हें भी बुलाया गया, उन्हें भी इस पार्टी में योगदान देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए उन्हें भी बुलाया गया। तो वो भी आकर के इस पार्टी में सक्रिय होने लगे। लेकिन यहाँ पर किसानों और मजदूरों में एक ही फर्क था कि व्यक्तिगत रूप से ही रहे। यहाँ पर मजदूर जो थे वो संगठित रूप से नहीं आए थे। यहाँ पर सारे जो मजदूर थे वो संगठित रूप से यहाँ आकर के इस पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से। मतलब कुछ लोग ही जो थे जिन्हें व्यक्तिगत परेशानी थी ब्रिटिश शासकों से, वही आकर के यहाँ पर कार्य कर रहे थे। किसानों की तरह ये संगठित होकर के इस पार्टी में नहीं आए। तो यहाँ पर गांधी जी के कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने के बाद इस तरह के बदलाव जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखे जा रहे थे। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद बताया गया है गांधी जी ने लोगों को सक्रियता का संदेश दिया। सक्रिय होना मतलब बिल्कुल एक्टिव हो जाना। अगर हमें आज़ादी पानी है तो कुछ लोगों के काम करने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। भारत की जनता को भी इसमें पूरी तरह से अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी, उन्हें सक्रिय होना पड़ेगा, उन्हें कर्म करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का संदेश वो लोगों तक पहुंचा रहे थे। संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता। ये जो संगठन था कांग्रेस पार्टी के रूप में जो उन्होंने एक संगठन बनाया था, उसका पहला लक्ष्य और पहला आधार यही था कि सबसे पहले लोग जो है उन्हें सक्रिय होना है। आगे है सक्रियता का आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी। अब यहाँ पर सक्रिय होने का ये आशय नहीं था कि लोग हिंसा पर उतर आए। सक्रियता
तो वो चाहते थे, लेकिन वो भी शांतिपूर्ण ढंग से वो सक्रिय लोगों को करना चाहते थे। भारतीय जनता के पास दो विकल्प थे। अब जो भारतीय जनता थी उनके पास दो विकल्प इस समय थे। वो दो विकल्प क्या थे? शांतिपूर्ण बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना। उनके पास पहला विकल्प था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आज़ादी के लिए या अपनी मांगों के लिए ब्रिटिश सरकार से बातचीत करें, और दूसरा था प्रस्ताव पारित करना। किसी भी नीति नियम को लागू करने से पहले उसके लिए प्रस्ताव बनाया जाए और उसे लागू किया जाए। दूसरा विकल्प उनके पास था हिंसक कार्यवाही करना। शांतिपूर्ण तरीके से अगर बातचीत नहीं होती है तो हिंसा पर उतर जाना, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देना, उनसे युद्ध करना। अब यहाँ पर इन दो विकल्पों का क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ पर ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, गांधी जी थे, उनको जब इस तरह के दो विकल्पों के बारे में पता चला तो इसका क्या प्रभाव उन लोगों पर पड़ा? दोनों विकल्प को नकार दिया गया, पूरी तरह से दोनों ही विकल्पों को नकार दिया गया, मतलब कि इन दोनों ही विकल्पों को सही नहीं बताया गया। हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई। हिंसा तो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, इस तरह के विचार गांधी जी ने भी रखे और बहुत सारे नेता भी इस चीज के समर्थक थे कि हिंसा से कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ये विकल्प कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ थे। अब कांग्रेस जो थी उसकी कुछ नीति नियम थे जिसमें कि हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कांग्रेस में इस तरह की नीति ही नहीं है, इस तरह के नियम ही नहीं है कि किसी भी कार्य को करवाने के लिए या किसी भी सफलता को पाने के लिए हम हिंसा का सहारा लें। गलत चीज़ों के आगे सिर झुकाना नामंजूर था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर लोगों ने ज़रूर कही थी कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो नियम कानून गलत ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किए जा रहे हैं, उनके आगे हमें सिर नहीं झुकाना है, अपना विरोध हमें प्रकट करना है, लेकिन वो भी बिना हिंसा के। इसके बाद कांग्रेस जो थी उसने काम करने का नया तरीका निकाला। अब यहाँ पर कांग्रेस के जो नेतागण थे उन्होंने विचार विमर्श के बाद एक नया तरीका निकाला को अपनाते हुए काम किया जा सकता है। वो क्या तरीका था? पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीका। यहाँ पर ये तरीका था शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य कर, किसी भी तरह से हिंसा को अपने कार्य के बीच में शामिल न करना, बिना हिंसा के कार्य करना। अब यहाँ पर जैसे ही कांग्रेस ने ये बात कही कि हमें सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य करना है, तो इस चीज को जनता द्वारा खुशी से स्वीकार किया गया। कांग्रेस पार्टी के ये जो विचार थे कि हमें किसी भी काम को शांतिपूर्ण तरीके से करना है, इस बात को जनता ने खुशी से स्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी कि इस प्रक्रिया में पीड़ा और कष्ट था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर हमें लड़ाई लड़नी है, उनका विरोध करना है और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हमें ये सारे कार्य करना है, तो इस कार्य में हमें पीड़ा और कष्ट जरूर सहना पड़ेगा। ये भारतीय जनता अच्छी तरह से जानती थी। गांधी जी की कार्य पद्धति। अब गांधी जी की जो कार्य पद्धति थी वो भी बिल्कुल अलग थी। क्या अलग था गांधी जी की कार्य पद्धति में या कार्य करने के तरीके में? आइए देखते हैं। विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। गांधी जी का स्वभाव इतना ज्यादा शांत था, सौम्य था, सरल था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि ये बहुत ही विचित्र प्रकार के इंसान हैं, जिनमें इतनी ज्यादा शांति है कि ऐसा किसी और व्यक्ति में देखा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर दूसरी एक और चीज थी, गतिशील ऊर्जा से भरे थे। गतिशील, किसी भी कार्य को करने में बिल्कुल भी वो देरी नहीं करते थे, फटाफट वो योजना बनाते थे और उस कार्य को करना शुरू कर देते थे। उनमें ऊर्जा भरी हुई थी, उनका शरीर ऐसा लगता था जैसे कि वो एनर्जी से भरे हुए हों। किसी भी कार्य को बहुत ही ऊर्जावान तरीके से करते थे, बहुत ही सक्रिय थे, बहुत एक्टिव थे। ऐसा नहीं था कि किसी भी कार्य को करने में वो आलस करते थे। जो भी उनके दिमाग में विचार आता था, जो सही होता था, उसे तुरंत वो करके खत्म करना चाहते थे। भाग्य के आगे कभी हारे नहीं, कभी भी भाग्य की बातों को लेकर के वो बैठते नहीं थे। जो भाग्य में लिखा है उसे चुपचाप से स्वीकार कर लेना उन्हें मंजूर नहीं था। भाग्य के आगे वो कभी भी हारे नहीं थे, वो हमेशा कर्म पर विश्वास रखते थे। बुराई के आगे सिर नहीं झुकाते, और जो बुरा हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसके आगे कभी भी वो सिर नहीं झुकाते थे, उसके खिलाफ वो जरूर आवाज उठाते थे। बुराई का सामना भरपूर शक्ति के साथ करते थे। कोई भी चीज अगर गलत हो रही है उसका सामना भी वो पूरी शक्ति के साथ करते थे, और वो भी शांतिपूर्वक। उसमें भी हिंसा कभी भी उन्होंने नहीं दिखाई। किसी भी प्रकार का विरोध भी शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से करते थे। वो चाहे किसी के विरोध में खड़े हों, ये विरोध भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण होता था और एक शिष्ट तरीके से, सभ्य तरीके से वो इस विरोध को प्रकट करते थे। कभी भी असभ्य भाषा का वो प्रयोग नहीं करते थे, कभी भी हिंसा का वो साथ नहीं देते थे। हमेशा सत्य और अहिंसा का ही उन्होंने पालन किया। तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है गांधी जी द्वारा सक्रियता का दोहरा आह्वान। अब यहाँ पर गांधी जी बार बार लोगों को
ये समझाते थे कि उन्हें सक्रिय होना है, और एक बार नहीं बल्कि दोबारा तिबारा जितने बार भी हो सके, जब भी वो लोगों के बीच रहते थे उन्हें सिर्फ यही बात समझाते थे कि उन्हें कर्म करना है, उन्हें सक्रिय होना है। अब यहाँ पर गांधी जी लोगों को बार बार सक्रिय होने के लिए, कर्म करने के लिए क्यों कहते थे? विदेशी शासन को चुनौती। उन्हें अच्छे से पता था कि जब तक भारतीय जनता सक्रिय नहीं होगी, कर्म नहीं करेगी, तब तक हम विदेशी शासन को चुनौती नहीं दे सकते। विदेशी शासक जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली थी। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर विदेशी जो शासक हैं, मतलब जो ब्रिटिश शासक हैं, उन्हें अगर हमें चुनौती देनी है तो कुछ नेता या कुछ लोगों के द्वारा काम नहीं चलेगा। पूरे भारतवर्ष की जनता को सक्रिय होना पड़ेगा, सामने खड़ा होना पड़ेगा। विदेशी शासन से मुकाबला, तभी हम विदेशी शासन से मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय जनता को सक्रिय होना पड़ेगा। सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ना। यहाँ पर गांधी जी को अच्छे से पता था कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें बदलना है, तभी हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले लोगों से यही कहा था, ऐसी बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी जिनके विरुद्ध हमें लड़ना है, जिन्हें हमें खत्म करना है। जब तक हम इन बुराइयों को अपने देश से नहीं हटाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इनमें जो सबसे ज्यादा हमारे देश में व्याप्त बुराई थी वो थी छुआछूत की बुराई, जिसे हटाना बहुत जरूरी था। छुआछूत के अभिशाप को खत्म करना। हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा था जिसे कि बिल्कुल निम्न वर्ग में रखा जाता था, और उस वर्ग से संबंध रखने वाले इंसान अगर दूसरों को छू भी दे तो उनका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो गांधी जी यही चाहते थे कि समाज में इस तरह से लोगों के बीच में जो ऊंच नीच, छुआछूत की जो दीवारें खड़ी है उसे हटा दिया जाए। कांग्रेस के मुख्य कार्य। अब यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी अपने तरीके से कार्य कर रही थी, जो नेतागण थे वो भी अपने तरीके से कार्य कर रहे थे। इनका मुख्य कार्य उस वक्त क्या था? राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। गांधी जी ने यही कहा था कि सबसे पहले हमें अंग्रेजों से अगर हमें लोहा लेना है या उनके खिलाफ हमें खड़े होना है तो सबसे पहले राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर एक रहेंगे तभी हम आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करना। यहाँ पर अल्पसंख्यक वो लोग हैं जो कि संख्या में कम है, मतलब कि हिंदुओं की संख्या हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है, वो जो है वो मेजॉरिटी में आते हैं, उन्हें बहुसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यक वो है जो अलग धर्मों को मानते हैं और उनकी संख्या हिंदुओं की तुलना में कम है, जैसे कि सिख धर्म से आने वाले लोग, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले लोग, पारसी लोग, तो ये सभी लोग जो हैं ये अल्पसंख्यक में आते थे। इनकी भी बहुत सारी समस्याएं थी। गांधी जी ने यही कहा कि कांग्रेस का मुख्य कार्य ये भी होना चाहिए कि अल्पसंख्यकों की जो भी समस्या है उसे भी हम हल करें। दलित जातियों को ऊपर उठाना। अब यहाँ पर जैसे छुआछूत को लेकर के एक निम्न जाति थी, उसी तरह से दलित जातियाँ भी थी, इसे भी ऊपर उठाना है। समाज से ये कटे हुए थे, इन्हें भी हमें समाज की मुख्य धारा में लेकर के आना है, मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है। जैसे हम समाज के दूसरे जो वर्ग हैं उनका विकास कर रहे हैं, उनके विकास के बारे में सोच रहे हैं, तो दलित जातियाँ जो हैं उनका भी विकास हमें साथ साथ करना है। तो इस तरह से गांधी जी जो है बार बार लोगों को सक्रिय होने का संदेश दे रहे हैं। आइए आगे देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा भारतीयों का मार्गदर्शन। अब यहाँ पर गांधी जी समय समय पर भारतीय लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे, उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। अब इसके अंतर्गत वो क्या कह रहे थे? अंग्रेजी शासन की बुनियाद पर चोट। वो यही कहते थे कि अगर अंग्रेजी शासन को कमजोर करना है तो सबसे पहले उनकी जो जड़ें हैं उसे हमें हिलाना पड़ेगा, उस पर हमें चोट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद है वाइस रॉय के दरबार और रजवाड़ों की शान शौकत का मजाक बनने लगा। अब यहाँ पर जो वाइस रॉय हुआ करते थे, ऊंचे ऊंचे पदों पर जो अंग्रेज काम कर रहे थे और उनके दरबार लगा करते थे, साथ ही साथ रजवाड़े जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे जिनके साथ ऐसे अंग्रेजों का उठना बैठना था, उनकी बहुत ज़्यादा शान शौकत उस वक्त हुआ करती थी। अपने महल में वो बहुत ही ज़्यादा शान शौकत के साथ जीते थे। लेकिन अब इस स्थिति में जबकि पूरा भारत गांधी जी के कहने पर अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया था, इस तरह के लोग जो कि अंग्रेज़ों का अभी भी समर्थन कर रहे थे, ऐसे लोगों की शान शौकत का मजाक अब बनने लगा था।
ये ऐशो आराम आम जनता की गरीबी और कष्टों की बुनियाद पर अर्जित किया गया था। उन्हें अच्छे से पता चल चुका था कि ये जो ऐशो आराम की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए है कि भारत की आम जनता जो है वो कष्ट कर रही है, वो गरीबी में अपना जीवन जी रही है, इसीलिए उन्हें ये ऐशो आराम मिल पा रहा है। तो इस तरह की बातों को देखते हुए सभी लोग ऐसे लोगों के खिलाफ हो गए थे जो कि भारत में रहने के बाद भी जो अंग्रेज शासक हैं उनका साथ दे रहे थे। और इसी के साथ साथ एक जो चीज़ उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, लोगों को सलाह दी, वो था अंग्रेजों द्वारा दिए खिताब का त्याग। अंग्रेज जो थे वो कुछ भारतीय जो कि ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन थे और उनका उठना बैठना अंग्रेज़ों के साथ था, अंग्रेज़ों के लिए वो कार्य करते थे, ऐसे लोगों को अंग्रेजों द्वारा खिताब दिए जाते थे, जैसे सर है, हाईनेस है, इस तरह के खिताब जो है इन लोगों को दिए जाते थे। गांधी जी ने यही कहा कि अंग्रेजों द्वारा दिए गए ऐसे खिताब का त्याग आप कर दें, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसका पालन किया। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें अंग्रेजों ने इस तरह के खिताब दिए थे, उन्हें सम्मानित किया था, लेकिन जो लोग थे वो इस तरह के खिताब का त्याग करना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के नज़रों में उनका मान सम्मान जो है वो कम हो। आम जनता के लिए इन खिताबों की इज्जत कम हो गई, लेकिन गांधी जी के द्वारा जब ये मार्ग दिखाया गया, ये रास्ता दिखाया गया, उसके बाद आम जनता जो कि पहले इस तरह के खिताबों को पाना अपना सम्मान समझती थी, अब धीरे धीरे इस तरह के खिताबों को लेना वो ज़रूरी नहीं समझने लगी और इस तरह के खिताबों की इज्जत भी उनकी नज़रों में कम हो गई। ये पतन के प्रतीक बन गए और यहाँ पर ऐसे लोग जिन्हें कि ये खिताब दिए गए थे और वो खिताब लौटाना नहीं चाहते थे, ऐसे लोग जो हैं उनका मान सम्मान भी समाज में कम होने लगा। लोग ये समझने लगे कि ये भारत में रह करके अंग्रेज़ों की गुलामी वो करना चाहते हैं, इसीलिए उनके मान सम्मान में भी कमी आ गई। इसके बाद है धनी लोगों ने ऊपरी तौर पर सादा रहन सहन अपना लिया। अब यहीं पर एक तरफ धनी लोग थे जिनका कि उठना बैठना अंग्रेज़ों के बीच था। ये जो धनी लोग थे वो ये दिखाना चाहते थे कि गांधी जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर हम भी चल रहे हैं, और ये दिखाने के लिए उन्होंने सादा रहन सहन अपना लिया। मन से अभी भी वो अंग्रेज़ों के ही साथ थे, लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाने के लिए उन्होंने अपना पहनावा बहुत ही साधारण कर लिया और सादा रहन सहन उन्होंने अपना लिया। और इसके साथ ही धनी लोगों और आम जनता के पहनावे में कोई अंतर नहीं था। और जब धनी लोगों ने इस तरह का सादा रहन सहन अपना लिया तो एक बदलाव ये आया कि धनी लोग और आम जनता जो कपड़े पहन रही थी उनके पहनावे में भी कोई अंतर अब नहीं रह गया था। आम जनता भी उसी तरह के साधारण कपड़े पहन रही थी, धनी लोग जो थे वो भी उस तरह के साधारण कपड़े वो पहनने लगे, भले ही वो दिखावे के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर साफ शब्दों में कहा था कि हमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है। गांधी जी ने साफ तौर पर लोगों से कहा था कि जो विदेशी चीज़ें हैं उनका त्याग हमें कर देना है। चाहे किसी भी तरह की चीज़ जिसका प्रयोग आप कर रहे हैं उन सारी चीज़ों का त्याग कर दें। जो स्वदेश में जो बनी हुई चीज़ें हैं, हमारे अपने देश में जो बनी हुई चीज़ें हैं, हमें सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करना है। अब इसी कारण धनी लोग और आम जनता का जो पहनावा था वो बिल्कुल एक जैसा हो गया था। अब आगे बताया गया है कांग्रेस के पुराने नेताओं की परेशानी। अब यहाँ पर गांधी जी द्वारा जिस तरह का मार्ग आम जनता को दिखाया जा रहा था अंग्रेज़ों के विरोध में खड़े होने के लिए, उससे कुछ नेताओं को परेशानी हो रही थी। वो भी कांग्रेस के कुछ नेता थे, उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। अब ये परेशानी क्या थी, क्यों ये नेता परेशान हो रहे थे, आइए देखते हैं। अपने पुराने तरीके बदलना नहीं चाहते थे। गांधी जी के आगमन से पहले कांग्रेस के जो नेता थे वे अपने तरीके से आज़ादी की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के आने के बाद उन्होंने हिंसा को बिल्कुल नकार दिया। अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए, सत्य का मार्ग अपनाते हुए उन्होंने आज़ादी पाने की बात कही। अब ये नेता जो थे वो अपने पुराने तरीके से ही आज़ादी पाना चाहते थे। वो यही चाहते थे कि अंग्रेज़ों से बातचीत करके हम अपने देश को आज़ाद करें, लेकिन यहाँ पर गांधी जी के जो तरीके थे उसको देख करके उन्हें परेशानी हो रही थी और वो अपने जो पुराने तरीके थे उसे बदलना नहीं चाहते थे। आम जनता द्वारा ब्रिटिश शासन के विरोध के तरीकों से वे परेशान थे। अब यहाँ पर आम जनता जो थी वो भी गांधी जी के संदेशों का, गांधी जी के बताए गए मार्ग का अनुसरण कर रही थी, गांधी जी के बताए गए रास्तों पर ही चल रही थी। आम जनता द्वारा जिस तरह से ब्रिटिश शासन का विरोध किया जा रहा था उसे देख करके भी जो कांग्रेस के पुराने नेता थे वे परेशान हो रहे थे। इसके बाद है गांधी जी के विरोध का तरीका उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी पाना चाहते थे। ये जो तरीका था गांधी जी का वो कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा था।
धीरे धीरे देश में आए परिवर्तन का असर नेताओं पर भी होने लगा। लेकिन गांधी जी के द्वारा जो बताया गया मार्ग था उस पर चलते हुए जब लोगों को देश में होने वाले परिवर्तन नजर आने लगे तो इन परिवर्तनों का असर जो है वो कांग्रेस के नेताओं पर भी पड़ने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि गांधी जी के द्वारा जो बताया गया तरीका है वो बिल्कुल सही है और इस मार्ग पर चलते हुए ही हम भारत को आजाद कर सकते हैं। गांधी जी का संघर्ष, गांधी जी का जो संघर्ष था वो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं था बल्कि भारत के अंदर जो लोग थे, उनकी मानसिकता थी, उनके कार्य करने का जो तरीका था, उससे भी गांधी जी संघर्ष कर रहे थे। अब ये कौन कौन से संघर्ष थे आइए देखते हैं। निवृत्ति मार्ग के विरोधी थे। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था जैसी परिस्थितियां हैं हमें उसे वैसा ही छोड़ देना चाहिए, हमें मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। लेकिन गांधी जी हाथ पर हाथ रखकर बैठने में विश्वास नहीं करते थे। वो पूरी तरह से लोगों को कर्म करने का, सक्रिय होने का संदेश दे रहे थे। इसीलिए वे निवृत्ति मार्ग के बिल्कुल विरोध में थे। भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष किया। भारतीय जनता जो थी वो पूरी तरह से निष्क्रिय थी। वो सिर्फ नेताओं के भरोसे या बुद्धिजीवी हैं उनके भरोसे वो आज़ादी पाना चाहती थी। गांधी जी ने इस चीज़ को लेकर के भी लोगों को जगाया, लोगों को जागरूक किया। भारतीय जनता अगर निष्क्रिय रहेगी तो हमें आज़ादी कभी भी नहीं मिलेगी। भारतीय जनता जो है उसे सक्रिय होना पड़ेगा। तो इस तरह से गांधी जी को भारतीय जनता की जो निष्क्रियता थी उससे भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। सबसे अधिक प्रयास भारतीयों की मानसिकता बदलने में किया गया। भारतीयों की मानसिकता यही थी कि अंग्रेज जो है वो ज़्यादा समझदार है, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश को चला सकते हैं, हमारे देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं, वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। इस मानसिकता के साथ ही भारतीय जनता चल रही थी और यहाँ पर भारतीय जनता जो है उनकी मानसिकता को बदलने में भी गांधी जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। भारतीयों के मन में अंग्रेजों को लेकर के बहुत सारे डर थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे वो डरते थे, कदम आगे बढ़ाने से वो डरते थे। इन सारी चीज़ों को गांधी जी ने त्यागने के लिए कहा और इन सारी चीज़ों से भी गांधी जी को संघर्ष करना पड़ा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के संघर्ष थे जो कि भारत के अंदर ही उन्हें करने पड़ रहे थे। आगे बताया गया है गांधी जी का आम जनता को संदेश। अब यहाँ पर गांधी जी समय समय पर आम जनता के बीच में जाते थे, उनसे बातें करते थे, उन्हें संदेश देते थे, उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। तो आइए देखते हैं वो आम जनता को क्या संदेश दिया करते थे। गांव की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका संबंध गांव से नहीं था, वो शहरों में रहते थे, लेकिन यहाँ पर गांधी जी ऐसे लोगों का ध्यान गांव की तरफ आकर्षित करना चाहते थे जिन्हें गांव की स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने ऐसे लोगों से यही कहा कि हमारे जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं, उनकी परिस्थितियां क्या है, वो किस हाल में हैं, ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने शहर में रहने वाले लोगों का ध्यान गांव की तरफ आकर्षित किया। कर्म करने का संदेश दिया। गांधी जी हमेशा भारतीय जनता को कर्म करने का संदेश देते थे। वो कहते थे कि तुम्हें निष्क्रिय नहीं रहना है बल्कि तुम्हें सक्रिय होना है। आज़ादी की लड़ाई किसी एक व्यक्ति, एक नेता की नहीं है बल्कि हम सब की है, इसीलिए हम सबको मिलकर इसके लिए कर्म करना है। किसानों की चेतना जाग गई। अब यहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो बताया गया रास्ता था, उनके द्वारा जो दिया गया संदेश था, उन संदेशों को सुन करके किसानों की चेतना जाग गई, उनके विचार जाग गए, उनके मन में जो एक सोई हुई इच्छा थी वो जाग गई और वो इच्छा थी आज़ादी पाने की। देहातों में हलचल मच गई। देहात मतलब गांव के जो लोग थे वो ऐसा लगा जैसे कि नींद से जाग गए हों, उन्हें किसी ने सही रास्ता दिखा दिया हो और उनके मन में हलचल मच गई। वो बिल्कुल तत्पर हो गए इस आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए। गांधी जी के संदेशों का नेहरू जी पर प्रभाव। गांधी जी के संदेशों का सिर्फ आम जनता पर ही प्रभाव नहीं पड़ता था बल्कि जो नेहरू जी थे, जो हमेशा गांधी जी के साथ रहते थे, कोई भी कार्य वो गांधी जी की सलाह लिए बिना नहीं करते थे, उन पर भी गांधी जी के द्वारा दिए गए संदेशों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। गांव की गरीबी को नजदीकी से देखा। जब गांधी जी ने लोगों को गांव की तरफ जाने के लिए कहा, गांव की स्थिति को जानने के लिए कहा, तो नेहरू जी द्वारा गांव की यात्रा की गई और वही वो समय था जब उन्होंने गांव की गरीबी को, गांव के लोगों की असल जिंदगी को बहुत ही नजदीक से देखा। कच्ची झोपड़ियों, गरीबी, भूखे बच्चों की तकलीफ महसूस की। जब उन्होंने गांव की यात्राएं की तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो किसान दिन भर मेहनत करते हैं, पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, वही किसान जो है वो कच्ची झोपड़ियों में रह रहे हैं। गरीबी चारों तरफ फैली हुई है, उनके बच्चों को भरपेट खाने के लिए भोजन तक नहीं मिल रहा है। तो ये जो तकलीफ है उन्होंने खुद भी महसूस की
अपनी यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था को जाना। उस वक्त उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे गिरती जा रही है, हमारे भारत की जो इकोनॉमी है वो कैसे गिरती जा रही है। तो ये वो समय था जब वो गांव-गांव की यात्रा कर रहे थे और वहाँ की असल स्थिति को जान रहे थे। भारत की असल स्थिति उनके सामने थी और यहाँ पर इन यात्राओं के साथ ही भारत की जो असली स्थिति थी, किसानों की, मजदूरों की जो असली परिस्थिति थी, उनकी परेशानियां थी, उनकी तकलीफें थी, वो बिल्कुल उनके सामने आ चुकी थी और वो भारत की असली स्थिति को जान चुके थे। आइए आगे देख लेते हैं। गांधी जी के सख्त विचार। अब यहाँ पर कुछ ऐसे विचार थे गांधी जी के जिनको लेकर के वो बहुत ही सख्त थे, बहुत ही अटल थे। उनको वो किसी भी परिस्थिति में बदलना नहीं चाहते थे। अब यहाँ पर गांधी जी के कौन से ऐसे विचार थे जो इतने सख्त थे, आइए देखते हैं। आर्थिक सामाजिक मामलों में विचार सख्त थे। भारत की जो आर्थिक स्थिति दिन बर दिन गिरती जा रही थी, यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी वो दिन बर दिन गिरती जा रही थी, इन चीज़ों को लेकर के वो बहुत ही चिंतित थे। इन चीज़ों को बदलने के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था और इस मामले में उनके विचार जो थे वो बहुत सख्त थे। वो किसी भी परिस्थिति में भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहते थे। वे काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। गांधी जी अच्छे से जानते थे कि उस समय भारत देश को चलाने का काम ब्रिटिश शासन कर रही थी और गांधी जी का एक भी गलत कदम ब्रिटिश शासन के लिए एक मौका बन जाएगा और वो उनके विरोध में कुछ न कुछ कदम उठाएगी। इसीलिए हर कदम, हर योजना वो बहुत सावधानी से बना रहे थे और बहुत ही सावधानी के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। जनता को साथ लेकर चलना चाहते थे। शुरू से ही गांधी जी का यह विचार था कि जनता को साथ लिए बिना अगर हम चलेंगे तो हम किसी भी हालत में आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता जो है वो हमेशा इस आज़ादी की लड़ाई में हमारे साथ होनी चाहिए और इसी विचार को लेकर के वो हमेशा जनता को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। अपने विचार कांग्रेस पर लागू करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी को अपना नेता चुना था, लेकिन गांधी जी कभी भी अपने जो विचार थे उन्होंने कभी भी इन विचारों को कांग्रेस पर लादने की, थोपने की या लागू करने की कोशिश नहीं की थी। कुछ विचार कांग्रेस द्वारा भी अपनाए गए, लेकिन समय के साथ कांग्रेस के जो नेता थे उन्हें गांधी जी की जो नीतियां थी, उनके द्वारा जो बताया गया रास्ता था, वो सारी चीज़ें उन्हें सच लगने लगी, सत्य लगने लगी और उन्हें ये विश्वास होने लगा कि इस रास्ते पर चलकर हमें आज़ादी ज़रूर मिलेगी। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने भी गांधी जी के विचारों को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी गांधी जी के विरोधियों की भी कमी नहीं थी। बहुत सारे लोग गांधी जी के विचारों के विरोध में भी थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो गांधी जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना नहीं चाहते थे। गांधी जी के विचारों से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। गांधी जी के विचारों के विरोध में वो खड़े थे। तो इस तरह से गांधी जी के विचारों से बहुत सारे लोग सहमत थे, बहुत सारे लोग इनके विरोध में थे। इसके बाद भी इस आज़ादी की लड़ाई को गांधी जी ने हमेशा आगे रखा और भारत को आज़ादी दिलाई। तो बच्चों, इस तरह से पाठ 7 अंतिम दौर 2, इसके अंतर्गत ये जो शीर्षक है गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय, इसका पहला भाग आज हमने खत्म किया है। इसका भावार्थ आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी शीर्षक का जो दूसरा भाग है वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।